अब माता पिता का फैसला सिक्के और पर्ची उछाल कर होगा। अब बस बहुत हुआ। आज तो आप तीनों को तय करना होगा कि आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ। बताइए मुझे, आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? हद होती है। क्या जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करते करते अपना समय काटेंगे या फिर कभी अपने परिवार के लिए भी सोचेंगे? अरे माँ बाप नहीं हुए कि रामायण और महाभारत की किताब हो गई, जहाँ जाए उन्हें साथ लेकर जाएं। ये कठोर स्वर कविता के थे, जो आंगन में चिल्ला चिल्लाकर अपने जेठ और देवर को कह रही थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कविता कौन सी तोप है जो हर किसी को सुना रही थी। कविता सीमा जी और रवि जी की मंझली बहू है। सीमा जी और रवि जी के 3 बेटे और 3 बहू है, जिसमें से तीसरी नई नवेली बहू थी। रवि जी का मंझला बेटा अमन बोला, जरा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग भी सुन रहे हैं। अरे जो बात करनी है घर के अंदर भी तो कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने गांव से छोटे को भी बुलवाया है, और रंजीत भैया भी तो यही हैं, तो आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। तभी रंजीत बात को काटते हुए बीच में बोला, अमन आखिर बात क्या है? रात तक तो सब ठीक था, अचानक घर में क्या तूफान आ गया जो तुम मुझे बीच रास्ते से बुलवाए हो? पता है ना, एक दिन का पैसा मेरा कट जाएगा, और पूरे घर को जमा करके क्यों रखा है? छोटे को भी बुला लिए हो, गांव में अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो कौन देखेगा? कविता अपने सर को ढकते हुए बोली, जेठ जी ये क्या बोलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब अम्मा बाबूजी का भार हम अकेले नहीं उठाएंगे। अरे जब बेटे 3 हैं तो एक अकेला श्रवण कुमार मेरा पति ही क्यों बनेगा? बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया तो उनकी नौकरी आपको मिल गई, खेती बाड़ी देवर जी संभाल रहे हैं, हमारे हाथ में क्या आया? मंदिर का घंटा? अमन बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कविता बोली, बस बहुत हुआ। जेठ जी परिवार लेकर दूसरे शहर में जब तक रहते थे तब तक ठीक था। अरे अब तो वो इसी शहर में बल्कि एक ही आंगन में रहते हैं, तो फिर अम्मा और बाबूजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? मैं तो कहती हूँ संपत्ति के साथ साथ इनके भोजन का भी बंटवारा करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। सुमित बोला, भाभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये मेरे अम्मा बाबूजी हैं, कोई सामान और संपत्ति नहीं जिनका बंटवारा आप कर देंगी। कविता बोली, देवर जी गांव में बैठे बैठे बस नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चों का आपको क्या पता है? सुमित बोला, क्यों भाभी, जितनी भी खेती बाड़ी होती है उसका पूरा पैसा मैं पहले बड़े भैया को सालाना भिजवा देता था। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तब बाबूजी ने कहा कि घर गृहस्थी बसाने के लिए तुम्हें भी कुछ पैसे रखने चाहिए, बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। रवि जी और सीमा जी की भीगी पलकें ये बता रही थी कि चाहे जितना भी बच्चों के लिए कर लो, परंतु अगर भाग्य में बच्चों का सुख और सम्मान नहीं लिखा है तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। रवि जी सुमित से बोले, बेटा सुमित, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जो तुम्हारे बड़े भाई और पिता ने कहा आज तक तुमने वो किया। सुमित बोला, पर बाबूजी भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? अमन बोला, क्यों नहीं कह सकती है? जब परेशानी उसे होती है तो कहने के लिए क्या कोई और आएगा? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को गांव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, और ना ही भैया भाभी को यहाँ। अरे दिक्कत इसे होती है तो यही बोलेगी ना। रंजीत बोला, बाबूजी देखा जाए अमन की पत्नी क्या गलत कह रही है, अब आप लोगों को रखने में खर्चा तो होता ही है, आप लोगों की तरफ से मदद कुछ नहीं होता बल्कि पैसे ही खर्च होते हैं। रंजीत बोला, अब बात अगर तुमने उठाई है तो इसका निदान तुमने कुछ सोचा है? अमन पत्नी की तरफ देखा। कविता बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, सिक्का उछालकर फैसला कर लेते हैं कि अम्मा बाबूजी किसके साथ रहेंगे। सीमा जी रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे कि सिक्का उछालकर माँ बाप का फैसला करेंगे? जब तुम तीनों पैदा हुए तब तो हमने कोई सिक्का नहीं उछाला कि तुम तीनों में से किसको रखा जाए और किसको फेंक दिया जाए। तभी उधर से सुजीत की पत्नी रचना आई और बोली, अम्मा जी इसमें गलत ही क्या है? अगर आपको सिक्के से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं, जिनके नाम की पर्ची आएगी आप उन्हीं लोगों के साथ रहेंगी, भगवान ना करे कि मेरे नाम की पर्ची निकले। रवि जी सीमा जी से बोले, चलो सीमा, अब हमारे भाग्य का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगा, मुझसे तो ये सब देखा ना जाएगा, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वो पत्नी को कमरे में लेकर चले गए। उदास मन से पलंग की दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने आंसुओं को छुपाने लगी। सीमा जी पुराने दिनों को याद करने लगी। बधाई हो सीमा बहन, तीसरी बार भी आपको बेटा हुआ है, आपके घर में तो धन और सम्मान की भी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3 बेटे होंगे उस माँ बाप को भला क्या कमी होगी? देखना तीनों में इस बात के लिए लड़ाई होगी कि मैं अम्मा बाबूजी को रखूंगा तो मैं। सीमा जी की पड़ोसन ने कहा था। सीमा जी बोली, बहन आपके मुंह में घी शक्कर, सही कहा आपने, बच्चे लायक हो
और सम्मान दे माँ बाप को, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ, हम अपना पूरा जीवन इन्हें सौंप देंगे ताकि ये अच्छे इंसान बन सके। आखिर हमारे माता पिता ने भी तो हमें यही संस्कार दिए थे, बाकी तो भगवान की मर्जी है। वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए। रवि जी ने दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर फरमाइश पूरी की। बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। दूसरे बेटे ने पढ़ाई करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी करने लगा। बचा छोटा बेटा, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन रवि जी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें रवि जी का एक पैर खराब हो गया। थोड़े दिन बाद रवि जी ने अफसरों के हाथ पैर जोड़े। फिर बड़ी मेहनत के बाद उनकी नौकरी बड़े बेटे रंजीत को मिल गई। जब पैसा आता है तो इंसान कितना बदल जाता है। रंजीत ने छोटे भाई की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। वही अमन बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मैं आखिर कितना ही खर्च कर सकता हूँ। आखिरकार छोटे सुमित ने गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने का फैसला किया और चुपचाप माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया। रंजीत का ट्रांसफर शहर में था तो वो अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। इधर रवि जी और सीमा जी अमन के साथ रहने लगे। अमन की पत्नी कविता आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों को ताने देती रहती। कई बार दुखी होकर रवि जी अपनी बैसाखी लेकर घर से बाहर निकल जाते तो कविता सीमा जी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, मगर सीमा जी ये बातें रवि जी को नहीं बताती थी ताकि घर का माहौल खराब ना हो। एक रोज सीमा जी पानी पी रही थी, तभी कविता आई और बोली, माँ जी पूरे दिन या तो आप खाती हैं या कुछ पीती हैं, अरे काम भी कर लिया करो। रसोई में इतने सारे बर्तन हैं, कम से कम उन्हें ही मांज लो और ध्यान रखना रसोई में मत धोना, वरना पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। ऐसा कीजिए, बर्तनों को बाहर हैंडपंप के पास ले जाइए और वहाँ धो लीजिए। आखिर टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, उसमें भी तो बिजली लगता है, तो वो पैसे कौन भरेगा। आपका बड़ा बेटा तो देने से रहा। सीमा जी बोली, बहू हैंडपंप में कितना चलाऊंगी, मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और टंकी के पानी में कितने पैसे खर्च होते हैं। वो बोली, माँ जी पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते हैं, नौकरी बड़े बेटे को दे दी और अपने दोनों का खर्चा हमारे सर पर डाल दी, ये कैसा इंसाफ है। अब जो बोली हूँ उतना कर दीजिए, उठाइए बर्तन बाहर ले जाकर धो दीजिए। इतना कहकर कविता वहाँ से चली गई। आए दिन अब ऐसा ही होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुमित के लिए कुछ घरों से रिश्ते आने लगे। दोनों भाई दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक रोज एक अध्यापक अपनी बेटी का रिश्ता सुमित के लिए लेकर आए। रवि जी ने उनकी बातें सुनी। जब बेटों ने दहेज के बात की तो रवि जी बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए जो घर को घर बनाए, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग और नर्क बनाती है। मैं चाहता हूँ हमारी बहू हमारे बेटे के कदम से कदम मिलाए और उसके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझे। सीमा जी और रवि जी ने दोनों बेटों के विरुद्ध जाकर नैना और सुमित का रिश्ता तय कर दिया और सादे ढंग से दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन नैना शहर में रही। फिर दोनों बहू के रंग ढंग देखकर सीमा जी ने सुमित को कहा, बेटा दिक्कत तो होगी, पर तुम अपनी पत्नी को गाँव के शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ले जाओ जहाँ इसकी मानसिकता ना बदले। सुमित सब समझ गया और अपनी पत्नी को खुशी खुशी लेकर गांव चला गया। एक दिन सीमा जी बर्तन धो रही थी, तभी रवि जी बाहर से आए। पत्नी की ये दशा देखकर वो बहुत नाराज हुए और रंजीत को बोले, क्या तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम एक काम वाली रख सको। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का सम्मान नहीं करती, कम से कम अपमान तो ना करे। क्या फायदा बेटे बहू के होने का जब बुढ़ापे में माँ ही बर्तन धो रही है। उस रोज घर में बहुत हंगामा हुआ और फिर अमन ने तीनों भाइयों को खबर भिजवा दी कि आज माता पिता के रहने का फैसला किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब सीमा जी की आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात का समय आया तो कविता नैना से बोली, यहाँ हो तो थोड़ी मदद कर दो। नैना मुस्कुराकर बोली, भाभी मैं रात के खाने की पूरी तैयारी कर लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। कविता बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चिंत रहे, एक दिन मुझे निश्चिंत करके क्या ही एहसान करोगी। नैना ने सभी लोगों का खाना पीना बनाया। जब सबने खाना खा लिया तो सीमा जी रसोई में बर्तन धोने लगी। नैना बोली, माँ जी ये क्या कह रही हैं, अगर मेरे रहते आपने बर्तन धोए तो मुझे कितना पाप लगेगा। क्या मैं अपनी माँ को इस उम्र में बर्तन धोने दूंगी। सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। नैना ने उन्हें कमरे में भेज दिया। फिर सारे बर्तनों को धोकर रसोई साफ की और ऊपर छत पर पति के पास चली गई। सुमित बोला, क्या माँ बाबूजी खाना खा लिए। नैना बोली, जी सबने खाना खा लिया। एक बात बोलूं। सुमित बोला, हाँ। वो बोली, अम्मा बाबूजी को हम अपने साथ नहीं रख सकते, जानती हूँ आपकी उतनी कमाई नहीं होती, पर माता पिता के प्रति आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। सुमित नैना से बोला, मैं सोच रहा था कि एक बार तुमसे पूछूं। नैना बोली, इसमें पूछने की क्या बात है,
अरे माता पिता ने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर बचपन से वो आपके लिए करते आए हैं, तो क्या आप माता पिता के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? सुमित नैना को लेकर माता पिता के कमरे में गया और पूरी बात बताई। रवि जी की आंखें भर आई। सीमा जी बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हुई बोली, बहू सच में गांव की मिट्टी में आज भी माँ बाप के लिए कुछ सम्मान बाकी है। ये तुम्हारे परवरिश ने साबित कर दिया। सुमित बोला, तो ये तय रहा कि कल ही आप हमारे साथ गांव चलेंगे और वहीं रहेंगे। रवि जी गंभीर बैठे हुए थे तो बहू बोली, क्या बात है बाबूजी, क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? रवि जी बोले, बिल्कुल सहमत हूँ, पर सोच रहा हूँ जाने से पहले कुछ जरूरी काम कर लूँ। सुमित बोला, कौन से जरूरी काम? रवि जी बोले, जब हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। दोनों छत पर सोने चले गए क्योंकि नीचे कोई कमरा खाली नहीं था। अगले 2 दिन सुबह सुबह रवि जी न जाने कहाँ निकल जाते और दोपहर के वक्त लौट कर आते। एक रोज उनके हाथ में कुछ कागज थे। रवि जी ने तीनों बेटों बहुओं को बुलाया तो रंजीत बोला, बाबूजी अच्छा किया आपने बुला लिया, मैंने पर्ची बना ली है, क्या पर्ची उछाड़ कर आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दें? रवि जी बोले, बेटा क्यों हमारे लिए सिक्के और पर्ची उछालोगे? तुम्हें भले ही शर्म नहीं आती हो, पर हम अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं कि आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया। सुमित बोला, बाबूजी क्या आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गए? जब उस दिन हमने फैसला कर लिया फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रवि जी बोले, उस दिन तो तुमने फैसला किया, आज मैंने भी कुछ फैसला किया है। और उन्होंने वो कागजात रंजीत और अमन की तरफ बढ़ा दिए। कागजात पढ़कर रंजीत बोला, बाबूजी आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आप इस घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? रवि जी बोले, जब सिक्कों और पर्ची से तुम माँ बाप का फैसला कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बाप होकर अपनी संपत्ति का फैसला क्यों नहीं कर सकता? तभी दोनों बड़ी बहुएं आई और बोली, इसमें क्या लिखा है, कोई हमें भी बताएगा? रंजीत बोला, बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रख लिया है। अमन बोला, चौथा हिस्सा किसका है? फिर रवि जी बोले, क्यों खेती से आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो तो घर का एक हिस्सा सुमित के लिए भी तो होना चाहिए, आखिर वो भी तो इस घर का बेटा है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? मेरा ये आखिरी फैसला है, इस घर के 4 हिस्से होंगे और हाँ, मैं सुमित के साथ गांव में रहने जा रहा हूँ। अब सुमित मेरा भार उठाएगा तो खेती के जो भी पैसे होंगे सुमित के होंगे, उसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा। और मकान के 2 कमरे हमारे हैं तो उन्हें हम किराए पर लगा देंगे ताकि जो भी पैसे आएंगे कम से कम हमारी दवाइयों का तो खर्चा निकल जाएगा। दोनों बेटी बहू के मुंह खुले के खुले रह गए। सीमा जी आश्चर्य से रवि जी को देखने लगी। रवि जी बोले, अरे भाग्यवान, परिस्थिति ने एक पैर छीन लिया लेकिन सोचने समझने की शक्ति नहीं छीनी है। अभी इतना भी असहाय नहीं हो गया हूँ कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे। शाम होते होते 2 कमरों को खाली किया गया और उसमें ताला लगाया गया। रंजीत माँ से बोला, माँ हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए, आप लोगों ने दोनों कमरों में ताला लगा दिया। सीमा जी बोली, बेटा हमने तो पूरा घर और अपने मन का हर कोना तुम्हें दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? अपने थोड़े बहुत सामान लेकर सब गांव की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, माँ बाप बच्चों की कुछ बातों को बर्दाश्त करके चुप हो जाते हैं तो बच्चे उसे माँ बाप की कमजोरी समझते हैं, पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने बोलना सिखाया वो अपने लिए भी फैसला ले सकता है। तो आज की कहानी के बारे में अपने लिए मुझे जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।